नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की कुछ हालिया और काफ़ी अहम घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बिहार करंट अफेयर्स डाइजेस्ट के कुछ अंश हैं। इनमें कई तरह की खबरें हैं। हमारा इरादा है कि इनके मुख्य बिंदुओं को समझें और देखें कि इनका क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, साइबर फ्रॉड से बचाव की बात है, चुनाव की तैयारियां हैं, कुछ नई सरकारी योजनाएं हैं, प्रशासन में फेरबदल है और एक पुराने केस में कोर्ट का फैसला भी है। तो काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए। पहली खबर जो है वो थोड़ी चिंताजनक है। बिहार के 6 युवकों को म्यांमार से बचाया गया है। ये वहाँ एक साइबर फ्रॉड रैकेट में फंस गए थे। उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। और अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि भाई बाहर नौकरी के मौकों को लेकर सतर्क रहें, अच्छी तरह जांच करें। हाँ, ये घटना देखिए, ऊपरी तौर पर ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन लगता है, लेकिन इसके पीछे जो बात है वो काफी गहरी है। ये असल में मानव तस्करी का वो चेहरा है जो नौकरी के वादों के पीछे छिपा होता है। मतलब ये दिखाता है कि लोग अच्छी जिंदगी की तलाश में कितना बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। ये सिर्फ एक सीमा पार अपराध नहीं है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक मजबूरियों को भी दिखाता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ हुआ धोखा नहीं, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। क्या डाइजेस्ट में ऐसा कुछ है कि ये मामले बढ़ रहे हैं या ये अकेला मामला है? डाइजेस्ट सीधे तौर पर यह तो नहीं कहता कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से इसे रिपोर्ट किया गया है और अधिकारियों की जो चेतावनी है, उससे लगता है कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। उनकी ये सलाह कि नौकरी की पेशकश की बारीकी से जांच करें, ये इशारा करती है कि शायद ये समस्या अब ज्यादा सामने आ रही है। और हाँ, ये उन हालात पर भी रोशनी डालता है जो बिहार जैसे राज्यों में युवाओं को बाहर मौके तलाशने पर मजबूर करते हैं, चाहे उनमें कितना भी रिस्क क्यों ना हो। सोचना होगा कि ये फ्रॉड करने वाले किन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। शायद बेरोजगारी या जल्दी पैसा कमाने की इच्छा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, क्या इन युवाओं को वापस लाने या आगे ऐसा ना हो, इसके लिए किसी खास प्रक्रिया का जिक्र है डाइजेस्ट में? डाइजेस्ट में बचाव अभियान के सफल होने की बात तो है, लेकिन भविष्य में रोकथाम के लिए कोई खास प्रक्रिया का ब्यौरा नहीं दिया गया है। पर हाँ, अधिकारियों की चेतावनी और मामले को जो तवज्जो मिली है, उससे लगता है कि शायद जागरूकता बढ़ाने और माइग्रेशन प्रक्रियाओं पर निगरानी सख्त करने पर जोर दिया जा सकता है। ये घटना दूसरे राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव तस्करी रोकने के प्रयासों के लिए एक केस स्टडी की तरह हो सकती है। ठीक है, तो इस अहम मुद्दे से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं चुनावी माहौल की तरफ। राज्य में चुनाव की आहट है और खबर है कि 13,30,000 यानी 1.33 मिलियन से ज्यादा नए वोटर्स जुड़े हैं। ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, 13 लाख से ज्यादा, ये बहुत बड़ी संख्या है। और साथ ही ये भी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर 3 लाख से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को आएगी। तो इन दोनों बातों का क्या मतलब समझें? देखिए, 13 लाख से ज्यादा नए वोटरों का जुड़ना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इशारा करता है कि राज्य की चुनावी राजनीति में या तो एक नई पीढ़ी सक्रिय हो रही है, या फिर वो समूह जो पहले शायद वोटिंग में उतने सक्रिय नहीं थे, वो अब जुड़ रहे हैं। ये युवा हो सकते हैं, पहली बार वोट डालने वाले। अब इनका झुकाव किधर होगा, इनके मुद्दे क्या होंगे, ये सब आने वाले चुनाव के नतीजों पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। पार्टियों को अपनी रणनीति में इन्हें ध्यान में रखना ही होगा। बिल्कुल। और ये जो 3 लाख नोटिस वाली बात है वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर, ये क्या सामान्य प्रक्रिया है या कुछ चिंता की बात है इसमें? देखिए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना जितना जरूरी है, लिस्ट का साफ सुथरा और सटीक होना भी उतना ही जरूरी है। 3 लाख नोटिस जारी होना ये दिखाता है कि चुनाव आयोग इस काम को गंभीरता से ले रहा है। ये गड़बड़ियां कई तरह की हो सकती हैं। किसी का नाम 2 जगह होना, किसी मृत व्यक्ति का नाम रह जाना, पते में गलती। इन्हीं नोटिस के जरिए इन्हीं खामियों को दूर करने की कोशिश हो रही है। ये एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि हाँ, इतनी बड़ी संख्या में नोटिस ये सवाल भी उठाते हैं कि शुरुआत में लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में कहाँ चूक होती है। शायद डेटा कलेक्शन या वेरिफिकेशन में सुधार की जरूरत हो। हाँ, ये दोनों पहलू, नए वोटरों का उत्साह और लिस्ट की सटीकता की चुनौती, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया की जटिलता दिखाते हैं। चलिए, अब चुनाव से जुड़ी एक और सरकारी पहल पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। जी। कहा जा रहा है कि इसके तहत हर परिवार की एक महिला को अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की सीड मनी दी जाएगी और बढ़ी हुई पेंशन बांटने की बात भी है। इस योजना के बारे में क्या खास लग रहा है?
इसमें जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो है इसकी टाइमिंग, चुनाव से ठीक पहले। हाँ, ये तो है। बेशक कागज पर देखें तो मकसद अच्छा है, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, छोटे बिजनेस के लिए प्रोत्साहन देना, लेकिन यहाँ सोचने लायक कई बातें हैं। पहला तो 10,000 रुपए की रकम। बिहार के ग्रामीण या सेमी अर्बन इलाकों में ये किस तरह के छोटे व्यवसाय को शुरू करने या चलाने में असल में मदद कर सकती है? क्या ये काफी है? हाँ, ये सवाल तो है। क्या 10,000 रुपए से ज्यादातर महिलाएं सिर्फ बहुत ही छोटे स्तर के काम ही कर पाएंगी, जैसे सिलाई, कढ़ाई या कुछ खाने पीने का सामान बनाना? क्या इससे कोई स्थायी रोजगार बन पाएगा? बिल्कुल, यही मुख्य चिंता है। इसे सीड मनी कहा गया है, मतलब शुरुआत के लिए। लेकिन क्या इसके बाद कोई ट्रेनिंग या मार्केट लिंकेज या आगे कोई और वित्तीय मदद का प्रावधान है? स्रोत में इसका ब्यौरा नहीं है। दूसरा पहलू, जैसा मैंने कहा, टाइमिंग का। चुनाव के इतने करीब ऐसी योजनाओं को अक्सर लोक लुभावन या वोटरों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। अच्छा। इसका असल सामाजिक आर्थिक असर कितना होगा और राजनीतिक फायदा कितना, ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़ी हुई पेंशन बांटना भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है। ये सीधे तौर पर एक बड़े वर्ग को फाइनेंशियल रिलीफ देता है। तो मतलब इन योजनाओं को सिर्फ उनके घोषित उद्देश्य से नहीं, बल्कि उनके लागू होने के तरीके, उनकी रकम और उनकी टाइमिंग, इन सब के संदर्भ में देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं प्रशासन के गलियारों में क्या चल रहा है। राज्य के आईएएस कैडर में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। एस सिद्धार्थ को नया विकास आयुक्त यानी डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया गया है और भी कई आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। ये कितने अहम होते हैं ऐसे फेरबदल? प्रशासनिक फेरबदल, खासकर जब चुनाव नजदीक हों, ये सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इनके मायने गहरे होते हैं। विकास आयुक्त का पद जो है वो राज्य के विकास योजनाओं और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। एस सिद्धार्थ की इस पद पर नियुक्ति ये सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं का एक संकेत हो सकती है। शायद सरकार किन्हीं खास योजनाओं पर या क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। क्या ऐसे फेरबदल से जमीन पर जो काम चल रहा होता है उस पर फौरन कोई असर पड़ता है? जैसे कोई बड़ी योजना चल रही हो तो क्या वो धीमी हो सकती है या तेज? असर तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। नए अधिकारी के आने से काम करने का तरीका बदल सकता है, प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। कभी कभी इससे योजनाओं में तेजी आती है अगर नया अधिकारी ज्यादा डायनेमिक हो या सरकार का उसे क्लियर मैंडेट मिला हो। लेकिन कभी कभी बदलाव के कारण फैसले लेने में थोड़ी देरी भी हो सकती है, क्योंकि नए व्यक्ति को चीजें समझने में वक्त लगता है। ये भी देखना होता है कि ये फेरबदल सिर्फ रूटीन है या किसी खास रणनीति का हिस्सा है। हाँ। चुनाव से पहले अक्सर सरकारें उन अधिकारियों को अहम पदों पर लाती हैं जिन पर उन्हें ज्यादा भरोसा होता है या जो उनकी नीतियों को तेजी से लागू कर सकें। हाँ। तो ये सिर्फ तबादले नहीं होते, ये सत्ता के समीकरण और गवर्नेंस की दिशा तय करने वाले कदम भी हो सकते हैं। अच्छा, यानी ये पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों के संकेत हो सकते हैं। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी बिंदु पर आते हैं, जो न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में करीब 9 साल बाद फैसला आया है। जी, 9 साल बाद। खबर ये है कि 6 आरोपी थे, इसमें 3 को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया, जबकि 3 को दोषी पाया गया है। सजा 10 सितंबर को सुनाई जाएगी। इस फैसले को कैसे देखा जाए? पर एक तरह से कड़वी टिप्पणी है। इतने लंबे समय में गवाहों पर, सबूतों पर, केस से जुड़े लोगों पर क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। और खासकर जब मामला एक पत्रकार की हत्या का हो, तो ये प्रेस की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे को भी सीधे सीधे सामने लाता है। और ये जो मिला जुला फैसला है, 3 बरी 3 दोषी, ये क्या दिखाता है? क्या ये जांच की कमियों की तरफ इशारा है? हाँ बिल्कुल। जब कुछ आरोपी सबूतों के अभाव में बरी होते हैं तो ये अक्सर जांच की प्रक्रिया पर या सबूत इकट्ठा करने के तरीके पर सवाल खड़े करता है। क्या सबूत पर्याप्त नहीं थे या उन्हें अदालत में सही ढंग से पेश नहीं किया जा सका? ये पहलू अहम है। दूसरी तरफ 3 लोगों का दोषी पाया जाना ये भी दिखाता है कि चलो कम से कम कुछ हद तक न्याय हुआ है, अपराध साबित हुआ है। ये मिला जुला फैसला मामले की जटिलता को दिखाता है। इसमें शायद राजनीतिक दबाव रहा हो, गवाह मुकर गए हों या जांच में कोई चूक हुई हो। ऐसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका जिक्र शायद डाइजेस्ट में ना हो, पर ऐसी स्थितियों में ये अक्सर होते हैं। सही। सजा का ऐलान होना भी अभी बाकी है, वो भी इस मामले का एक अहम पड़ाव होगा। हाँ, न्याय का पहिया घूमा तो, लेकिन बहुत धीमी गति से, और प्रेस की स्वतंत्रता के लिहाज से भी ये मामला अहम रहेगा। तो हमने बिहार से जुड़ी इन अलग अलग घटनाओं पर बात की, साइबर फ्रॉड से बचाव, चुनावी सरगर्मी, नई सामाजिक योजनाएं, प्रशासनिक फेरबदल और एक अहम अदालती फैसला।
इन सबको एक साथ रखकर देखें तो बिहार की क्या तस्वीर उभरती है? अगर इन सब धागों को जोड़कर देखें तो एक ऐसे राज्य की तस्वीर सामने आती है जो कई मोर्चों पर एक साथ बदलाव और चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ तो आधुनिक अपराध हैं, जैसे साइबर फ्रॉड और मानव तस्करी, जिनसे निपटने की चुनौती है और जिसमें सामाजिक आर्थिक पहलू भी गहरे जुड़े हैं। दूसरी तरफ लोकतंत्र का आधार यानी चुनाव प्रक्रिया है, जिसमें बड़ी संख्या में नए वोटर्स जुड़ रहे हैं और सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश भी दिख रही है। इसके साथ ही सरकार सामाजिक कल्याण के मोर्चे पर सक्रिय दिख रही है, भले ही उन योजनाओं के असर और नीयत पर, जैसा हमने बात की, कुछ सवाल हों। प्रशासन में फेरबदल, गवर्नेंस को बेहतर बनाने की या शायद राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश हो सकते हैं। और न्यायपालिका सालों पुराने मामलों में फैसले सुनाकर अपना काम कर रही है, हालांकि उसकी रफ्तार पर सवाल बना हुआ है। इन घटनाओं की टाइमिंग, खासकर चुनाव के आसपास होना, इन्हें और भी सिग्निफिकेंट बना देता है। ये सब मिलकर एक ऐसे राज्य की कहानी कहते हैं जो डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है और कई दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये अलग अलग घटनाएं दरअसल एक बड़े कैनवस के छोटे छोटे हिस्से हैं जो मिलकर राज्य की मौजूदा स्थिति और शायद भविष्य की दिशा का भी कुछ अंदाजा देते हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सारी गतिविधियां युवाओं का विदेश में नौकरी के लिए जोखिम उठाना, लाखों नए वोटरों का जुड़ना, चुनाव से पहले योजनाओं का आना, प्रशासन में बदलाव और बरसों बाद आया अदालती फैसला, ये सब मिलकर बिहार के सामने खड़ी असल चुनौतियों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या गहरे संकेत दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ तात्कालिक घटनाएं हैं या किसी बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलाव की आहट? आज इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।